हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। मित्रों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सबके बीच ये वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सूर्य अस्त कानून का क्या अभिप्राय था? राजस्व अधिकारी द्वारा एकत्रित किया गया भू राजस्व एक निश्चित दिन सूर्यास्त होने तक जमा करना होता था। बी है, अस्थायी बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्यास्त तक जमा नहीं हुआ तो जमींदारी की नीलामी की जा सकती थी। सी ऑप्शन है, सेना अधिकारियों को अपने सैन्य अभियानों की वापसी पर मुख्यालय में सूर्यास्त तक सूचना देनी होती थी। और डी ऑप्शन है, द्वैध शासन के दौरान सरकारी कामगारों को सूर्यास्त के समय मजदूरी दी जाती थी। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्यास्त तक जमा नहीं हुआ तो जमींदार की नीलामी की जा सकती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न थोड़े लंबे हैं दोस्तों, लेकिन बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण व्यवगत का सिद्धांत के कार्यान्वयन से के बारे में सही है? गौड़ और स्थानीय राज्यों से दूसरे समूह का गठन किया गया। व्यवगत का सिद्धांत को राज्य के इन समूह में सबसे ज़्यादा शक्ति से लागू किया गया। और बी ऑप्शन है, डलहौजी ने भारतीय राज्यों का 3 अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया था। और सी ऑप्शन है, तीसरे समूह में स्वतंत्र राज्य शामिल थे। उनके शासकों को अपने उत्तराधिकारी स्थापित करने की अनुमति थी, लेकिन केवल कंपनी की पूर्व सहमति से ही। और डी ऑप्शन है, पहला समूह उन राज्यों से बना था जिन्हें वह ब्रिटिश सरकार के निर्माण का जिम्मेदार मानते थे। उन राज्यों के शासकों को अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्यवगत का सिद्धांत जो था मित्रों, वो डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया था या बांटा था। इसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी सही, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है मित्रों, लिखा है, महालवाड़ी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह पंजाब के बड़े हिस्से, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत के अधिकांश भाग में पेश किया गया था। और 2 है, भूमि ग्राम समुदाय के साथ संयुक्त रूप से संबद्ध थी, जिसे तकनीकी रूप से सह हिस्सेदारी या को शेयर्स का ढांचा कहा जाता था। और 3 है, राजस्व का भुगतान करना ग्राम समुदाय की सामूहिक जिम्मेदारी थी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। तो ये ऑप्शन है, इसमें 3 वाला जो है एक गलत है मित्रों, बाकी दोनों सही है। तो ए 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे मित्रों। ठीक है, कि जो महालवाड़ी व्यवस्था थी मित्रों, वह पंजाब के बड़े हिस्से और संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत के अधिकांश भाग में थे। ठीक है, और दूसरा वाला ऑप्शन भी सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। लिखा है, निम्नलिखित में से किसे अस्थायी बंदोबस्त के जनक के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है। इस प्रश्न को मित्रों हल्के में न लें, क्योंकि ये प्रश्न पढ़ें और ध्यान से करें। कह रहा, अस्थायी बंदोबस्त के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? चार्ल्स कॉर्नवालिस को, वारेन हेस्टिंग को, जॉन शोर को, फिलिप फ्रांसिस को। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा मित्रों। फिलिप फ्रांसिस जो है यही अस्थायी बंदोबस्त का जनक माना जाता है। उसके बाद चार्ल्स कॉर्नवालिस का नंबर आता है मित्रों, लेकिन सबसे पहले फिलिप फ्रांसिस ने ही इस अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों, इसको आप लोग कन्फ्यूज ना होंगे, और बहुत इसीलिए दिया है ऑप्शन, चार्ल्स कॉर्नवालिस भी दिया है, फिलिप फ्रांसिस भी दिया है, ताकि आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दोनों दिया है तो फिलिप फ्रांसिस ही सबसे पहले लागू किया था, और फिलिप फ्रांसिस को ही हम लोग आंसर मारेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर।
डलहौजी के पहले विलय का सिद्धांत को किस राज्य पर लागू किया जा चुका था? मांडवी, कोलाबा और जालौर, सूरत, उपर्युक्त सभी। तो डलहौजी के पहले जो विलय का सिद्धांत था मित्रों, वो मांडवी में भी और कोलाबा, जालौर और सूरत तीनों जगह हैं, मतलब उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी जगह इस सिद्धांत को लागू किया जा चुका था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। पॉवर्टी एंड अनब्रिस्टेड रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, बहुत बार पूछा जा चुका है। रमेश चंद्र दत्त, महादेव गोविंद रानाडे, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। तो पॉवर्टी एंड अनब्रिस्टेड रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो लिखा था मित्रों, वो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अनब्रिस्टेड रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी? प्रफुल्ल चंद्र राय, दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, रोमेश चंद्र दत्त। तो पॉवर्टी एंड अनब्रिस्टेड रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो लिखा था वो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? तिलक, दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष, रमेश चंद्र गुप्ता। तो धन निष्कासन का जो सिद्धांत सबसे पहले लिखा था वो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था मित्रों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है, नील विद्रोह आरंभ हुआ था मित्रों 1859 ईस्वी में, 1871 में, 1886 में, 1901 ईसा में। तो आपको बताना है नील विद्रोह का आरंभ कब हुआ था। तो 1859 ईसा में नील विद्रोह का आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की थी? तो नील दर्पण नाटक की रचना किसने की थी ये पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, दीनबंधु मित्र। तो नील दर्पण नामक जो नाटक की रचना की थी वो दीनबंधु मित्र थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड जॉन शोर। तो भारत में अस्थायी भू राजस्व स्थापित जो किया था मित्रों वो किसने किया था? वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर पूछेगा पहले किसने स्थापित किया था तो फिलिप फ्रांसिस ने। ठीक है, ऑप्शन इसलिए इसमें ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? इस प्रश्न को मित्रों एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, पहला ही प्रश्न शायद था या दूसरा प्रश्न था, लेकिन था जरूर। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं इसका, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, तालुकदारी बंदोबस्त। तो जो सूर्यास्त ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व व्यवस्था संबंधित था वो अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित था मित्रों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से क्या हुआ? रैयत के स्वार्थों को प्रोत्साहन, जमींदारों की शक्ति सीमित हुई, अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ, भू हस्तांतरण रुका। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा मित्रों वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ जब बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ तो यही हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में लागू अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के साथ किस गवर्नर जनरल का नाम जुड़ा है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर। तो अस्थायी बंदोबस्त जो था मित्रों वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त निम्न में से किसने लागू किया था? पंचवर्षीय बंदोबस्त यहाँ बता रहा मित्रों। ठीक है, क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, जॉन शोर। तो बंगाल में जो पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था मित्रों वो किसने? वारेन हेस्टिंग लागू किया था। ठीक है,
कौन? वारेन हेस्टिंग। ठीक। अगला प्रश्न है मित्रों आपकी स्क्रीन पर, भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहाँ प्रारंभ हुई? आपको बताना है। वैसे ये प्रश्न संभवतः गलत है। 1885 ईसा में बम्बई कपड़ा मिल में, 1877 ईसा में ऊनी कपड़ा मिल कानपुर में, 1805 ईसा में ऊनी कपड़ा मिल कानपुर में, 1806 ईसा में कलकत्ता के जूट मिल में। तो यहाँ 1885 नहीं मित्रों, 1874 होना चाहिए था। 1874 में सबसे पहले बम्बई कपड़ा मिल में ये हड़ताल हुई थी मित्रों। ठीक है, इसलिए आप इसमें ऑप्शन कोई नहीं दिया है, इसलिए प्रश्न ही गलत है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः संबंधित था बाल मजदूर से, स्त्री मजदूर से, वयस्क पुरुष मजदूर से, दुर्घटना की स्थिति में मजदूरों की क्षतिपूर्ति से। तो 1881 का जो रिपन के काल में आया था मित्रों फैक्ट्री अधिनियम, वो किससे संबंधित था? तो वो बाल मजदूर से संबंधित था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा मित्रों। कौन? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों आपके स्क्रीन पर। व्हाइटले कमीशन संबंधित था श्रम से, शिक्षा से, लोक स्वास्थ्य से, सिविल सेवा की मान्यता से। तो व्हाइटले कमीशन का संबंध जो था मित्रों वो श्रम से था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा मित्रों। किससे? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्हाइटले कमीशन किससे संबंधित था? श्रम से। ठीक। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, तालुकदारी व्यवस्था का संबंध था बिहार से, अवध से, उत्तर पश्चिम से, मराठा क्षेत्र से। तो तालुकदारी व्यवस्था का जो संबंध था मित्रों वो अवध से था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, तालुकदारी व्यवस्था का संबंध कहाँ से था? तो अवध से था। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत में कब इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ? 1912 ईसा में, 1913 ईसा में, 1920 ईसा में, 1915 ईसा में। तो भारत में इस्पात का उत्पादन जो शुरू हुआ था मित्रों तो 1912 ईसा में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा भारत से धन निष्कासन के विचार की व्याख्या किसने की? राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे, दादा भाई नौरोजी, सर सैयद अहमद खां। तो धन निष्कासन का जो विचार सबसे पहले दिया था मित्रों वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बस मित्रों आज के लिए इतना ही प्रश्न था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बार बार आप लोग ये प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपका रिवीजन होता रहे। ठीक है, हम मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और नए दिन। तब तक सभी को जय हिंद, नमस्कार।